तो आज हम सबसे पहले डिस्कशन करना चाहेंगे पासिंग स्ट्रक्चर टू द फंक्शन की कैसे हम किसी फंक्शन में स्ट्रक्चर पास कर सकते हैं। कारण क्या है कि कुछ दिन पहले हम बुक्स पे काम कर रहे थे तो हमें रिपीटेड कोडिंग करनी पड़ रही थी। जैसे पहले बुक को शुरू करवाना है तो ए डॉट टाइटल ए डॉट ऑथर ए डॉट प्राइस, ऐसे बी डॉट टाइटल बी डॉट ऑथर बी डॉट प्राइस। तो डायरेक्टली अगर हम स्ट्रक्चर्स पे काम करें तो मेहनत बढ़ जाती है, लेकिन अगर हमारे स्ट्रक्चर्स के साथ फंक्शंस अवेलेबल हो तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि हमें रिपीटेड लॉजिक बार बार नहीं लिखना पड़ता। रिपीटेड लॉजिक बस हम एक ही बार फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। तो कैसे वो ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया है वो मैं पहले फिगर से समझाऊंगा और फिर हम प्रोग्राम को रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटा सा फिगर बना लेता हूँ हाउ इट वर्क्स। स्ट्रक्चर बुक विथ फंक्शन रीड एंड शो। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है बुक। स्ट्रक्ट बुक। अब बुक में हमने दो चीजें रखी है, टाइटल और प्राइस। तो बुक में दो चीजें टाइटल है प्राइस है। अब हमने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में हमने दो बुक्स की वैल्यू बना लिए। हमने कहा बुक ए, ये बुक ए क्रिएट हो गया। ये बुक ए है। हमने ऐसे एक बुक बी क्रिएट कर लिया, बी बुक, बुक बी। सो दीस आर द वेरिएबल्स ऑफ टाइप बुक। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन कॉल करना रीड नाम का। तो हमने सिस्टम से कहा कि सिस्टम आप एक फंक्शन कॉल कीजिए रीड। लेकिन किसके लिए? ए के लिए, जिससे कि हम ए की इंफॉर्मेशन पूछ पाए। तो कहीं ना कहीं मेमोरी में ये फंक्शन होना चाहिए। हमने कल पढ़ा था पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस की खासियत है कि जो भी हम चेंजेस करेंगे वो ओरिजिनल वेरिएबल को भी अफेक्ट करेगा। तो पास बाय रेफरेंस, तो ये रीड नाम का फंक्शन है जिसमें लिखा है ब्रैकेट में बुक एम्परसेंड एक्स। हमने कल पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल के आगे एम्परसेंड साइन लगा दिया जाए तो वो रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। अब फायदा क्या होगा कि यहां पे हम इनपुट करवाएंगे एक्स के टाइटल में। हम इनपुट करवाएंगे एक्स के टाइटल में। ऐसे में इनपुट करवाएंगे एक्स के प्राइस में। अब देखिए चेंजेस हम एक्स में कर रहे हैं, लेकिन जो भी हम चेंजेस करेंगे एक्स में वो ए को अफेक्ट करेंगे। अब हमें सेकंड बुक की इंफॉर्मेशन लेनी है तो सिंपली लिखेंगे रीड बी। अब जैसे हम लिखेंगे रीड बी तो यही फंक्शन बी के लिए काम करेगा। तो पहले एक्स रेफर कर रहा था ए को, अब एक्स रेफर कर रहा है बी को। तब मैं देखा कि दो बुक्स की इंफॉर्मेशन में एक ही फंक्शन से इनपुट करवानी। अब मैं डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, मैं लिखूंगा शो।
अब ब्रैकेट में किसे शो करवाना है, तो हम लिखा ए, तो कहीं ना कहीं शो नाम का फंक्शन होना चाहिए। अब शो नाम के फंक्शन को चेंजेस नहीं करने, तो हमने पढ़ा था पास बाय वैल्यू कि पास बाय वैल्यू में चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पास बाय रेफरेंस यूज ना करके पास बाय वैल्यू नाम का फंक्शन डिफाइन किया। तो मैंने डिफाइन किया यहाँ पे शो, ब्रैकेट में मैंने लिखा है बुक एक्स, और यहाँ पे हम किसे शो करवा रहे हैं, हम प्रिंट करवा रहे हैं एक्स के टाइटल को, और प्रिंट करवा रहे हैं हम एक्स की प्राइस को। अब जो प्रोग्राम मैं आपको सिखा रहा हूं उसके बेसिस पे आप एक प्रोग्राम मुझे बना के दिखाएंगे। अब बुक की जगह कर देंगे पर्सन, आप टाइटल की जगह कर देंगे नेम, और प्राइस की जगह कर देंगे एज। बाकी पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, तो इसलिए आप इस बुक वाले एग्जाम्पल को देख देख के पर्सन वाला एग्जाम्पल बना के मुझे शो करेंगे। तो हमने डिफाइन किया कि स्ट्रक्चर, जैसे हमने कहा स्ट्रक्ट मोबाइल। अब हम जानते हैं कि मोबाइल की एक कंपनी होती है, से उसकी साइज है 20। अब मोबाइल की कुछ ना कुछ प्राइस होगी, तो हम उसकी प्राइस दे देते हैं। हालांकि रियल लाइफ में मोबाइल की और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन इंडक्शन प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पे मैं केवल 2-3 इंफॉर्मेशन ही रख रहा हूँ, यानी 2 इंफॉर्मेशन ही रख रहा हूँ। सिमिलरली you can define some more fields। अब हमें स्टेप 2 में कुछ फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे। डिफाइन some UDF that takes above structure as a parameter। तो हम एक फंक्शन बनाना, रीड या इनपुट जो भी आप नाम देना चाहें, हम किसी रीड करना चाहते हैं मोबाइल को। अब यहाँ पे हमें एक रेफरेंस वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, तो हमने रेफरेंस वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे %m। ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हियर एम्परसेंड मींस रेफरेंस या लिंक टू चेंज एक्चुअल वेरिएबल। हमने कल पढ़ा था कि जब भी हमें एक्चुअल वेरिएबल में कुछ परिवर्तन करने हो, तो पास बाय रेफरेंस का हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं stdout.h का क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपके प्रिंट आउट में जो प्रोग्राम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है वो आईओ स्ट्रीम के फॉर्म में दिया हुआ है। क्योंकि आईओ स्ट्रीम के फॉर्म में दिया हुआ है, तो वहां पे scene.ignore लिखा हुआ है। मैं सिखाना चाहता हूँ कि इसी को हम सी में कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर मोबाइल कंपनी। आप किस कंपनी का मोबाइल बाय करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमने एक फंक्शन पढ़ा था गेट एस। अब किस में गेट एस करना है, एम के कंपनी में। हमने काफी दिन पहले पढ़ा था कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल पे काम करते हैं हमें डॉट लगाना पड़ता है। अब हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटरप्राइज, ब्रैकेट में हम रुपीज लिख देते हैं कि भाई रुपीज में आपको इनपुट करना है प्राइस। अब हम जानते हैं इंटीजर वैल्यू, तो इसलिए स्कैनएफ आएगा, और स्कैनएफ के लिए %d, और किस वेरिएबल में, मोबाइल के प्राइस में। यहां पे मैं लिख रहा हूं एफ फ्लैश std in, जबकि सी प्लस में इसके लिए लिखा हुआ है ऑलरेडी scene.ignore, जिसका मतलब होता है क्लीन कीबोर्ड, क्लियर कीबोर्ड मेमोरी बिफोर नेक्स्ट इनपुट। अभी जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसको हटा के देखेंगे कि इसको हटाने से दिक्कतें क्या आती हैं। अब ऐसे ही मैं एक फंक्शन बना रहा हूं वॉइड शो मोबाइल एम। अब देखिए यहाँ पे एम्परसेंड साइन नहीं है,
जिसका मतलब है पास बाय वैल्यू। या आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं वॉइड शो कांस्टेंट मोबाइल M%M। हमने कल पढ़ा था ये पास बाय रेफरेंस है, कांस्टेंट पास बाय रेफरेंस, कांस्टेंट पास बाय रेफरेंस, चेंजेस नॉट अलाउड। तो हमने कहा था कि जब भी हमें चेंजेस ना करने हो तो पास बाय वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट पास बाय रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। तो हमें डेटा को डिस्प्ले करवाना है तो प्रिंटफ हमने लिखा, हमने कहा स्लैश इन, हमने कहा कंपनी, अब कंपनी परसेंट एस और प्राइस परसेंट डी रुपीस, परसेंट डी रुपीस। हमें एम का कंपनी भी शो करना है और एम का प्राइस भी चेंज करना है, शो करना है। अब गलती से कोई प्राइस चेंज करने की कोशिश करे सो दिस विल गिव एरर, क्योंकि हमने कांस्टेंट पास बाय रेफरेंस यूज किया है। तो कांस्टेंट पास बाय रेफरेंस की बेनिफिट है कि कोई परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम तब चलता है जब हम मेन फंक्शन बनाए, तो हम मेन फंक्शन यहाँ पे बना रहे हैं, हम इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट, एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट। तो दोस्तों मैंने दो मोबाइल बना दी, जैसे मेरे पास दो मोबाइल है तो मैंने कहा मोबाइल ए कॉमा बी, इसे कहते हैं वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर टाइप। तो ये स्टेप 3 हो गई, वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर टाइप। अब हम डेटा को इनपुट करवाना चाहेंगे तो स्टेप नंबर 4, फंक्शन कॉल बाय पासिंग स्ट्रक्ट वेरिएबल्स। तो हम जानते हैं कि फंक्शन का नाम क्या रीड, और रीड को एक मोबाइल चाहिए एम। तो हमने कहा रीड ए। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि आर्गुमेंट नेम एंड पैरामीटर नेम कैन बी डिफरेंट, एंड पैरामीटर नेम्स कैन बी डिफरेंट, टाइप शुड बी सेम। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ए का टाइप भी मोबाइल है और जो हमने लिखा है एम, इसका टाइप भी मोबाइल है, तो वेरिएबल्स का नाम डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिख रहे हैं रीड बी, जब हम लिखेंगे रीड बी तो बी में इंफॉर्मेशन रीड हो जाएगी। अब हम डेटा को डिस्प्ले करना चाहेंगे तो हमने कहा शो ए और शो बी। अब टेक्निकली अगर आप कंपैरिजन करें दोस्तों तो ये प्रोग्राम एग्जैक्टली बुक जैसा है। अगर आप देखें तो बस जहां पे बुक था मैंने वहां पे मोबाइल कर दिया, टाइटल की जगह मैंने कंपनी कर दिया, बाकी जो प्रोग्राम है वो एज इट इज है। तो कंक्लूजन निकला कि कोई टीचर हमें एक प्रोग्राम सिखा दे तो वैसे हम कई एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको पर्सन बनाने के लिए कहा है तो बस बुक की जगह पर्सन कर दीजिएगा, टाइटल की जगह नेम और प्राइस की जगह एज। बाकी जो वर्किंग वर्किंग प्रिंसिपल है हमेशा वो सेम रहेगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम जल्दी से टाइप कर लेते हैं कोड बॉक्स में या VS कोड में और रन करके देख लेते हैं। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँ तो लाइन नंबर 17 में एरर आ जाएगा। देखिए लाइन नंबर 17 मुझसे नाराज हो गई। लाइन नंबर 17 कह रही है, हमेशा रेड कलर में मैसेज को पढ़ना चाहिए, लिखा रहा है असाइनमेंट ऑफ मेंबर मोबाइल प्राइस इज अ रीड ओनली ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने इसे रीड ओनली बना के रखा हुआ है तो हम चेंजेस नहीं कर सकते। अब क्योंकि चेंजेस नहीं कर सकते इसलिए इसे कमेंट करना पड़ेगा। अब ये वर्क कर जाएगा, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। अब हम जानते हैं कि एंट्री हमेशा मेन से होती है, जैसे हमने फिगर में देखा था। सबसे पहले सिस्टम पढ़ेगा रीड ए, तो रीड नाम के फंक्शन के पास चला जाएगा, फिर पढ़ेगा रीड बी तो बी के लिए रीड करेगा और फिर इसी तरह से शो फंक्शन कॉल होगा। चलिए इसे जल्दी से रन किया जाए। मुझसे पहली मोबाइल का नाम पूछेगा तो मेरे पास जो पहली फोन है दोस्तों वो सोनी रिक्सन की है।
जिसकी कॉस्ट केवल 1500 रुपये है। मेरे पास जो सेकेंड फोन है वो है मोटो G4, प्राइस इसकी 2000 रुपीज़ है। तो सिस्टम कह रहा है कि आपके पास दो मोबाइल हैं, जिसकी पहली कंपनी सोनी एरिक्सन, प्राइस 1500, सेकेंड मोटो G4 जिसकी प्राइस है 2000 रुपीज़। तो आपने देखा कि कितना आसानी से हमने प्रोग्राम को डिजाइन कर लिया। अब काफी दिन पहले हमने पढ़ा था एरे ऑफ स्ट्रक्चर। यूजिंग अबव फंक्शंस टू वर्क विथ एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, कंप्लीट प्रोग्राम इज सेम, कंप्लीट कोड इज सेम एज अबव, जस्ट वी नीड टू चेंज मेन फंक्शन। तो केवल हमें मेन फंक्शन चेंज करना होगा। तो मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं या सेव एज कर लेता हूं। तो फाइल में जाके मैंने कहा सेव एज, इसको मैं कह रहा हूं एरे, और इसकी नंबरिंग में 2 कर देता हूं। हमने काफी दिन पहले पढ़ा था कि एरे कैसे बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं साइज, हैश डिफाइन साइज। आप जो भी साइज देना चाहें, सिंपलिसिटी के लिए मैं साइज 3 दे रहा हूं, आप बढ़ा के 30 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूं दोस्तों। तो टेक्निकली मैंने यहाँ पे बना दिया एरे ऑफ स्ट्रक्चर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि जब भी हम एरे बनाते तो लूप चलाना पड़ता है 0 से लेके साइज -1 तक। तो यहाँ पे अब हम एक लूप परफॉर्म करेंगे। हम लिखेंगे फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन साइज i प्लस प्लस, और फिर लिखेंगे रीड और फिर एरे का नाम, रीड और फिर एरे का नाम, और फिर इंडेक्स। तो पहली बार आई रहेगा 0, तो 0th इंडेक्स में रीड होगा, फिर 1 इंडेक्स में, फिर 2 इंडेक्स में। अब जिससे से हमने रीड किया वैसे हम शो करना चाहेंगे। अब कभी कभी मुझे स्टूडेंट पूछते कि सर आपने एक ही लूप में दोनों काम क्यों नहीं किए। तो मैं चाहता हूं कि पहले पूरी इंफॉर्मेशन रीड हो जाए। एक बार जब पूरी इंफॉर्मेशन रीड हो जाए तो बाद में इंफॉर्मेशन शो। अब काफी दिन पहले हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा था, तब हमने प्रोग्राम लिखा था, काफी बड़ा बना था। लेकिन थैंक्स टू फंक्शन के कारण मेन प्रोग्राम एकदम साफ सुथरा हो गया। कि पहले हमने मोबाइल का एरे बनाया, फिर हमने पहले लूप की मदद से इनपुट किया और दूसरी लूप की मदद से शो किया। अब इसे कंपाइल किया जाए। नाउ एवरीथिंग इज फाइन। अब इसे रन किया जाए दोस्तों, देखिए कैसा रिजल्ट आता है। तो उसे रन कर लेते हैं। अब जैसे हमने रन किया तो हमसे डेटा पूछ रहा है। तो पहला हमने मोबाइल कहा, जैसे नोकिया, मेरे पास नोकिया का फोन भी है, नोकिया से C20, प्राइस से 500 रुपीज। नेक्स्ट मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास मोबाइल है सोनी एरिक्सन से 1500 रुपये, और मेरे पास अंतिम जो फोन है वो है मोटो G4 2000 रुपये का। तो सिस्टम कह रहा है कि मेरे पास 3 फोन है, पहला नोकिया C20, दूसरा सोनी एरिक्सन, तीसरा मोटो G4। अब जैसा मैं मोबाइल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, सेम वैसे ही घर में आप बुक्स पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और पर्सन पे भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे मन में सवाल आ रहा है कि ये फ्लैशिंग की जरूरत क्यों पड़ी। मैं इस फ्लैश को कमेंट कर देता हूं। पहला डेटा वो सही लेगा, जैसे हमने कहा नोकिया, हमने प्राइस कही 500। तो उसको दिक्कत ही कब आती है, जब हम न्यूमेरिकल के बाद स्ट्रिंग डेटा लेते हैं। अब देखिए उसने कंपनी नहीं पूछा, तो प्रॉब्लम कब आएगी, जब हमने न्यूमेरिकल डेटा के बाद स्ट्रिंग डेटा पूछना होगा। इसलिए फ्लशिंग जरूरी है। अब वो केवल प्राइस पूछ रहा है, अगेन वो केवल प्राइस पूछ रहा है।
तो अगर मैं अपने दोस्तों को यहाँ पे फिगर से समझाऊं, तो यहाँ पे मैं एफ फ्लैश रिक्वायर्ड है। प्राइस यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा था, हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब होता क्या है दोस्तों, ये न्यूमेरिक डेटा है तो ये यहां चला गया, लेकिन ये रह जाता है मेमोरी में, रिमेन्स इन कीबोर्ड मेमोरी, रिमेन्स इन कीबोर्ड मेमोरी। अब समस्या क्या कि नेक्स्ट डेटा में ले रहा हूं स्ट्रिंग, कंपनी का नाम। अब क्योंकि कंपनी स्ट्रिंग है, तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जब हम एंटर प्रेस करते तो अपने आप वो स्लैश जीरो डाल देता है। तो क्योंकि ये रिमेनिंग है कीबोर्ड में, तो ये यहां पे इंसर्ट कर देगा स्लैश जीरो, इंसर्ट्स स्लैश जीरो, इंसर्ट्स स्लैश जीरो। और हम जानते हैं कि जिसका मतलब क्या है, एंड ऑफ स्ट्रिंग। जिस कारण से सिस्टम कंपनी का नाम नहीं पूछ रहा है, लेकिन इसे साफ करना है, टू क्लीन इट। अगर आप इसे क्लीन क्लीन करना चाहें दोस्तों, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है एफ फ्लैश। या अगर आप सी प्लस एस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सीन डॉट इग्नोर। तो कंक्लूजन निकला कि जब भी हम न्यूमेरिकल डेटा के बाद स्ट्रिंग डेटा लेंगे, तो हमेशा ये समस्या रहेगी, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो जावा हो चाहे पाइथन हो, सभी में हमें क्लीनिंग करना पड़ता है। तो वापस मैं अपने दोस्तों के लिए इंट्रोड्यूस कर देता हूँ एफ फ्लैश को, तो प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क करेगा। हमने फिर से कंपाइल किया और फिर से रन करता है। अब डेटा आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कंपनी ए प्राइस 1, कंपनी बी प्राइस 2, कंपनी सी प्राइस 3, जो भी डेटा देना चाहे दे सकते हैं, तो आपको डेटा शो हो जाएगा। एफ फ्लैश std in और scene dot ignore is required only when we take some string data after numeric data, since enter key pressed after numeric data automatically inserts /0, जिसका मतलब है end of string, in the string data, and it will get stripped. तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल डेटा के बाद जब हम स्ट्रिंग पूछते हैं तो ये हमेशा समस्या आती है। फाइंडिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बाय डिफाइनिंग अ यूडीएफ विथ नेम स्ट्रिंग लेंथ। आप सभी को याद होगा कि हमारी जो डेनिस रिची है, उन्होंने उस फंक्शन का नाम दिया str_alien। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है ये सीखना कि कैसे स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन काम करता है। और आप ये मेरा प्रोग्राम चैनल पे भी देख चुके हैं CWB पे, कि कैसे किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करते हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो हमारा हेडिंग है पासिंग एरे टू द फंक्शन। हमेशा की तरह हमने कुछ इंक्लूड किया, जो भी आप इंक्लूड करना चाहें। हमने डिफाइन कर दिया साइज। साइज आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं।
और हम लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस, जो भी आप नाम स्पेस देना चाहें, जैसे std। अब सबसे पहले हम फंक्शन का नाम सोचते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन का नाम हमें बॉस ने कहा है स्ट्रिंग लेंथ। फिर हमें सोचना पड़ेगा इसे चाहिए क्या। तो इसे चाहिए एक स्ट्रिंग, लेकिन अब हमें ये बिग ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, IMP big brackets here represent passing an array to function। तो ये टॉपिक पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इस टॉपिक को पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि कैसे एरे पास किया जाता है। अगर ये 2D एरे होता दोस्तों, तो 2D एरे में 2 ब्रैकेट्स आ जाते हैं। अगर ये 3D एरे होता तो 3 बॉक्सेस आ जाते। तो जितने डायमेंशन का एरे होगा उतने यहाँ पे बॉक्सेस रहेंगे। तो हाल ही फिलहाल ये 1D एरे है। अब हम जानते हैं कि स्ट्रिंग लेंथ भी देता है कि लेंथ कितनी है, यानी इंटीजर डेटा। हम जानते हैं कि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि लेंथ तरीका फाइंड करने का तरीका क्या है। हमने एक लूप चलाया फॉर i इक्वल टू 0 से लेके जब तक कि str की i में क्या ना आ जाए, जब तक कि str के i में ना आ जाए /0 i प्लस प्लस। हम जानते हैं कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आते हैं, लेकिन उन कर्ली ब्रेसेस में कुछ भी नहीं आएगा, ये डू नथिंग है, क्योंकि और आगे तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। तो रूल कहता है कि जब आपको आगे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म ना करना हो तो यहाँ पे सेमीकोलन लग सकता है। यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, सेमीकोलन। तो अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सेमीकोलन हियर represent end of for loop, represent here represent end of for loop। तो हालांकि आज तक हमने पहले कभी भी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, लेकिन हमें क्योंकि कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है तो हम सेमीकोलन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेमीकोलन पसंद नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी करवानी है, तो इंटरव्यू में ऐसे लिखने से आपको सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन कब होगा? जब आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम जानते हैं कि लेंथ किस में स्टोर्ड है? आई में। तो हम लिखेंगे रिटर्न आई, क्योंकि हम जानते हैं कि आई पहुंच जाएगा /0 पे। अब हम बनाएंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में एक बनाया वेरिएबल नेम ऑफ साइज। यहां पे मैं लिख रहा हूं सी आउट एंटर अ स्ट्रिंग। हम जानते हैं कि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था सीन डॉट गेट लाइन, सीन डॉट गेट लाइन। इसमें इनपुट करना है नेम में और फिर जो भी साइज नाम के वेरिएबल की वैल्यू। अब हम लिख रहे हैं इंटीजर एल लेंथ इक्वल टू, जो भी लिखना चाहें, लेंथ इक्वल टू या एल इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ ऑफ नेम। इसे कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। और लास्ट में लिख रहे हैं सी आउट लेंथ ऑफ नेम इज जो भी एल की वैल्यू, और फिर हमारा ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को पहले रन करते हैं, फिर से फिगर से समझेंगे कि कैसे इसने काम किया। तो इसका मैं नाम देता हूं 3 पासिंग एरे टू फंक्शन, पासिंग एरे टू फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ और फिर डॉट cpp। अब इसे कंपाइल कर लेते हैं, एवरीथिंग इज फाइन। अब इसे रन कर लेते हैं। मुझसे स्ट्रिंग पूछी गई तो हमने कहा रोहित शर्मा, हालांकि वो स्पेस को भी काउंट करेगा दोस्तों। अच्छा, हमने टोटल साइज दी थी 10। अब रोहित शर्मा इसको क्रॉस कर गया तो मैं साइज को बढ़ा के 20 कर देता हूं। तो हमने साइज बढ़ा के 20 कर दी। इसे फिर से कंपाइल करेंगे और फिर से रन करेंगे। तो हमने कहा रोहित शर्मा,
तो सिस्टम बता रहा है कि रोहित शर्मा में 12 लेटर्स है। अब काफी दिन पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ कि स्पेसेस कैसे काउंट करते हैं। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप स्पेसेस को सेपरेटली काउंट करेंगे और लेंथ में से स्पेसेस को माइनस कर देंगे। तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्या बन सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आपको खुद बनाना है। टू डू अर्लियर we have learned how to copy reverse the string. Copy reverse uppercase and lowercase the string. Now perform all those operations again. All those operations again by defining function with name string copy, string reverse, string upper, string lower respectively. और मैं हिंट भी देता हूं, हिंट रहेगी दोस्तों, कोडिंग इज सेम एज अबव, just we need to make changes. अब जैसे हमने आप लोगों को स्ट्रिंग लेंथ सिखाया, वैसी स्ट्रिंग कॉपी भी बन सकती है, स्ट्रिंग रिवर्स भी बन सकता है, अपर केस लोअर केस भी बन सकता है। और कोई डिफिकल्ट जॉब मैंने अपने दोस्तों को नहीं दिया है। ओरिजिनल प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया था क्योंकि कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना था। बस आपको क्या करना है, यहाँ से सेमीकोलन हटाना है और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना है। और अगर आप अपनी कॉपी को रिवाइज करते हैं दोस्तों, तो स्ट्रिंग कॉपी कैसे करते हैं वो मैं सिखा चुका हूँ, वो लॉजिक यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉपी का लॉजिक भी आ सकता है, यहाँ पे रिवर्स का लॉजिक भी आ सकता है, यहाँ पे अपर का लॉजिक भी आ सकता है और लोअर का लॉजिक भी आ सकता है। तो मैंने आपको डिफिकल्ट टास्क नहीं दिया है, बस जरूरत है रिवीजन करने की। अगर आप अपनी कॉपी को रिवाइज करेंगे तो आपको कोई भी फंक्शन डिजाइन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रोग्राम पढ़ने के लिए सबसे पहले आप मेन फंक्शन को पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे इस लाइन को जो हमसे एक स्ट्रिंग मान रही है, जैसे जे हमने इनपुट किया, फिर वो इस वाली लाइन को पढ़ेगा, यानी थर्ड यानी फंक्शन कॉल को। अब जैसे ही वो फंक्शन कॉल को पढ़ेगा तो हमें ले जाएगा फंक्शन के पास, इस फंक्शन के पास। हम जानते हैं कि आर्गुमेंट का नाम और पैरामीटर का नाम डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है नेम, यहाँ लिखा है str। तो टेक्निकली str के पास क्या आ गया, str के पास आ गया जे, जे ए आई ऑफ स्लैश 0। तो लूप किस किस के लिए चलेगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। तो हमने सिस्टम से कहा कि सिस्टम में एक वेरिएबल आई है जिसको 0 से शुरू करना है, लेकिन तब तक चलना है जब तक कि स्लैश 0 ना आ जाए। अब हम जानते हैं कि स्लैश 0 कब आएगा, 3 पे। तो टेक्निकली रिटर्न पे क्या करेगा, ये लाइन नंबर 4 है, फिर ये लाइन नंबर 5 है, जो रिटर्न पे करेगा वैल्यू को यहाँ पे, तो ये लाइन नंबर 6 हो जाएगी। और हम जानते हैं कि लेंथ कितनी आई, 3। तो प्रिंट होगा लेंथ ऑफ नेम यानी जय इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फिर हमने यूजर से स्ट्रिंग पूछी, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के पास डेटा गया, फंक्शन के पास डेटा गया स्ट्रिंग के पास, है ना str के पास। हमने str का लूप परफॉर्म किया जब तक कि स्लैश 0 ना आ जाए, और फिर हमने रिटर्न किया लेंथ को। तो लेंथ थी 3 जो कि एल में स्टोर हो गई। तो हमने नेम को भी शो करवा दिया और एल को भी शो करवा दिया। अब देखिए अपने पेज नंबर 8 में एग्जांपल नंबर 6 कवर नहीं किया था, बबल सॉर्ट यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमने थोड़ी देर पहले सीखा था रीड नाम का फंक्शन, तो हमने लिखा रीड नाम का फंक्शन, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने बिग ब्रैकेट लगाए। और हम सभी जानते हैं कि बिग ब्रैकेट का मतलब है कि हम एरे पास कर रहे हैं, पासिंग एरे।
टू फंक्शन। हम पिछली बार सब कुछ मेन में कर रहे थे, लेकिन अब हमने 3 मॉड्यूल्स बना लिए, क्योंकि हमने जिस दिन ऑब्जेक्ट सॉरी फंक्शंस की जब हमने डेफिनेशन लिखी थी तब हमने पढ़ा था कि एक सिंगल लार्ज प्रोग्राम को मल्टीपल स्मॉल मॉड्यूल्स में तोड़ सकते हैं। तो पहला मॉड्यूल है रीड नाम का फंक्शन, जो कि डेटा को रीड करेगा। सेकंड जो फंक्शन है वो क्या है, टू परफॉर्म सॉर्टिंग। और तीसरा फंक्शन क्या है, टू डिस्प्ले एरे। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट हुआ मेन प्रोग्राम is now short and clean। यहां पे मैं चाहूं तो ये सीएलआर ऐसे हटा सकता हूं। अब देखिए हमने एरे बनाया। पहले आपने देखो हम यहाँ पे बहुत से लूप चलाया करते थे, अब लूप चलाने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमने कहा रीड ए तो एरे रीड हो जाएगा। ऐसे हमने कहा सॉर्ट तो सॉर्टिंग हो जाएगी। हमने कहा शो तो डेटा शो हो जाएगा। अब बाकी जो लॉजिक है दोस्तों, हमने सब्स्टिट्यूशन लॉ का यूज किया है। पहले ये लॉजिक हम लिखा करते थे यहाँ पे, भाई पहले भी हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ है, बस पहले हम यहाँ पे इनपुट करते थे, अब यहाँ इनपुट ना करके हमने यहाँ इनपुट कर दिया है। ऐसे शो नाम का फंक्शन डेटा को शो कर देगा। और ऐसे ही सॉर्ट, आपको याद होगा हमने बबल सॉर्ट पढ़ा था, तो बबल सॉर्ट का लॉजिक मैंने यहाँ पे मूव कर दिया है। तो कंक्लूजन निकला कि ये वाला जो प्रोग्राम है ये भी आप लोग आज कर सकते हैं। अगेन अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम छोड़ रहा हूँ जिसपे लिखा है क्लास सॉर्टिंग। जब आपको मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा तब हम इस वाले प्रोग्राम को भी सीखेंगे। तो कंक्लूजन निकला कि मेरे दोस्तों को एक और टास्क क्या करना है, अगला टास्क है मेरे दोस्तों के लिए टू डू। नाउ ट्राई प्रोग्राम 6 given on page 8 performing bubble sort using function passing array। और आपकी सुविधा के लिए मैं से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जिससे आपको ढूंढने में दिक्कतें ना हो। तो उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब सब कुछ आप मेन प्रोग्राम में लिखे, अलग अलग लिखे, लॉजिक विल रिमेन सेम। लॉजिक में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है, लॉजिक पहले भी वही था अभी भी वही है। अब जल्दी से मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इससे हम चाहे तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक क्या कहा, फॉर्मेट यूज एज स्टाइल, तो कोड एकदम फॉर्मेट हो गया। अब इसे सेव कर लेते हैं, पासिंग एरे, और इसका नाम मैं दे रहा हूँ बबल सॉर्ट डॉट cpp। इसे कंपाइल किया जाए। नाउ एवरीथिंग इज फाइन। मैं सोच रहा हूँ कि एरे की साइज ठीक है 10, ओके। मुझे 10 डेटा इनपुट करना होगा। तो जैसे हमने फर्स्ट स्टेज कही 20, फिर हमने कही 16, फिर हमने कहा से 6, देन 24, 13, 2, then 17, then 8, then 5, then say 12। तो अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो डेटा अब हमारा जो है सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है। लेकिन जहां पहले मेन प्रोग्राम काफी बड़ा था, अब मेन प्रोग्राम केवल 4 लाइंस का हो गया। तो थैंक्स टू फंक्शंस कि उन्होंने हमारा काम काफी आसान कर दिया। दोस्तों हम जानते हैं कि फंक्शंस की ड्रॉबैक्स क्या है, कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो सिस्टम को मेन फंक्शन को छोड़ के दूसरे फंक्शन पे जंप करना पड़ता है, और फिर जब वो फंक्शन कंप्लीट हो जाए तो वापस मेन फंक्शन पे आना पड़ता है। कभी कभी फंक्शन बहुत छोटा होता है, तो हम चाहते हैं कि फंक्शन को कॉल ना करना पड़े, बल्कि उसकी कोडिंग यूज हो जाए। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, सुटेबल व्हेन function is too small
This is to save time required to call and return back from the function. When we define a function is inline, then during compilation process, compiler will copy known as code expansion. Compiler will copy function code at the place where function is called. तो बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट हुआ नो नीड टू कॉल एंड रिटर्न बैक फ्रॉम फंक्शन. जैसे आज मेरा मन कर रहा है कि मैं बर्गर खाऊं, तो एक तरीका है कि मैं यहाँ से 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की मदद से किसी रेस्टोरेंट में जाऊं और वहां जाके बर्गर खा के आ जाऊं. लेकिन बेहतर तरीका है कि मैं ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऐप से अपने घर पे ही बुला लूं. जब मैं अपने ही घर पे बुला लूंगा पिज्जा को या बर्गर को, दैट बिकम्स इनलाइन, कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है. तो टेक्निकली इनलाइन फंक्शन इज सुटेबल व्हेन द फंक्शन इज टू स्मॉल. अब पॉइंट्स टू रिमेंबर: making inline is just a request to compile. Making inline is just request to the compiler. Compiler may ignore the request. If function is too large or containing loops go to switch और recursion. हम जानते हैं कि लूप से कोड एक्सपांशन बड़ा हो जाएगा. जैसे अगर आपने 1000 टाइम्स लूप चलाया है तो टेक्निकली कोड एक्सपांड होकर 1000 लाइंस का बन जाएगा. तो अगर आपके किसी भी फंक्शन में लूप है या रिकर्जन है या स्विच या गो टू है, तो उस केस में इनलाइन फंक्शन नहीं बनेगा. अच्छा, अंतिम इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टू मेक अ फंक्शन इनलाइन, use inline keyword before function definition. अब एग्जाम्पल प्रोग्राम की बात करें. स्क्वायर फंक्शन कवर्ड अर्लियर. आपको याद होगा जब मैं आपको फंक्शंस पढ़ाना शुरू किया था तब सबसे हमने छोटा फंक्शन बनाया था स्क्वायर. तो दोस्तों स्क्वायर फंक्शन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इनलाइन का. तो चलिए उस फंक्शन को मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ. तो हमने बनाया था कुछ दिन पहले एक फंक्शन इंटीजर स्क्वायर, ब्रैकेट में इंटीजर n. हमने लिखा था रिटर्न n इंटू n. अब यहां पे मैं मेन फंक्शन में लिख रहा हूं सी आउट हैंडल स्क्वायर ऑफ 5. अब यही लाइन में कॉपी पेस्ट कर रहा हूं. एक बार 5 भेज देते, एक बार 6 भेज देते, एक बार 7 और एक बार 8. अब देखिए होता क्या है दोस्तों, यहां पे सिस्टम की मेहनत बढ़ जाएगी. देखिए कितना हमारे सिस्टम को परेशान होना पड़ेगा. तो हम जानते कि फंक्शन एग्जीक्यूट होता है मेन से, तो यहां से एंट्री हो गई.
अब जैसे ही सिस्टम ने देखा स्क्वायर ऑफ 5, तो वो इस वाली वैल्यू को लेके यहां आ जाएगा, और हम जानते हैं कि एन की वैल्यू क्या है 5, तो हमें रिटर्न होके क्या मिलेगा 5 × 5। तो देखिए दोस्तों ये वापस आ रहा है 25। लेकिन जैसे ही वो मेन फंक्शन के पास आया तो फिर से हमने उसे परेशान किया। हमने कहा आपकी बार वैल्यू 6 है, तो सिस्टम वापस उसी फंक्शन पे जाएगा, इसे कॉल करना कहते हैं दोस्तों, और इसे कहते हैं रिटर्न करना। तो सिस्टम 6 को रिटर्न करके यहां पे भेजेगा 36। अब हमने फिर से उस फंक्शन को परेशान किया। हमने सिस्टम से कहा कि अब हमें 7 चाहिए, तो सिस्टम 7 के लिए वर्क करेगा, फिर वापस यहाँ आएगा और रिटर्न करेगा 49। फिर से हमने फंक्शन को कॉल किया और अब की बार भेजा हमने 8, तो 8 भेजा तो वापस हमें 64 मिलेगा। तो ये फिगर हमें साफ समझा रहा है कि बार बार जंपिंग हो रही है, जंप और फिर रिटर्न। तो दोस्तों इसमें टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि बार बार सिस्टम को मेन फंक्शन और स्क्वायर फंक्शन के बीच में जंप करना पड़ रहा है। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे आ गया और मैंने कहा न्यू और एम्प्टी फाइल। हमने इसे सेव किया और इसका हम नाम देते हैं 5 इनलाइन स्क्वायर फंक्शन। हमने इसे कंपाइल किया, अब इसे रन करते हैं। अब देखिए मिल रहा है 25, 36, 49, 64, और ये एग्जीक्यूशन टाइम शो रहा है कि इतना एग्जीक्यूशन टाइम कंज्यूम। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि सिर्फ इनलाइन बना लें। तो हमने देखा कि ये फंक्शन काफी समय ले रहा है, तो बस हमें करना क्या है, हमें डेफिनेशन के हिसाब से आगे इनलाइन लगाना है। क्योंकि आपने देखा था पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 कह रही थी कि जब भी किसी फंक्शन को इनलाइन बनाना तो बस आगे इनलाइन लग जाता है। अब देखिए ये कैसे काम करेगा। हमें तो कोडिंग ऐसी की ऐसी दिखेगी, लेकिन जब ये कोड कंपाइल होगा, ड्यूरिंग कंपाइलेशन, ड्यूरिंग कंपाइलेशन हम जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को रन करने से पहले हम कंपाइल करते हैं। तो यहां पे रहेगा कोड एक्सपांशन। कोड एक्सपांशन का मतलब कोड कॉपी करना। तो सिस्टम इसकी कोडिंग को देखेगा, तो उसकी कोडिंग क्या है n × n। तो अभी n की वैल्यू क्या है 5, तो इसका एक्सपांशन हो जाएगा 5 × 5 से। ऐसे इसका एक्सपांशन किससे हो जाएगा 6 × 6 से। इसका एक्सपांशन किससे हो जाएगा 7 × 7 से। जबकि इसका एक्सपांशन किससे हो जाएगा 8 × 8 से। नो फंक्शन कॉल रिक्वायर्ड, नो फंक्शन कॉल रिक्वायर्ड। तो जब मैंने यहाँ पे इनलाइन यूज किया तो मैंने सिस्टम से रिक्वेस्ट किया कि सिस्टम प्लीज आप हमारी कोडिंग को कॉल मत करना, पहले हमने जो कोडिंग लिखी हुई है इसी का ही एक्सपांशन कर देना। तो पहली बार एन क्यू क्या पड़ी उसने 5, तो 5 का एक्सपांशन कर दिया। फिर उसने किसका एक्सपांशन किया 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का। अब बेनिफिट क्या हुआ कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो कहीं भी फंक्शन कॉल नहीं होगा, हमें 25, 36, 49 और 64 डायरेक्टली मिल जाएगा। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो किसी भी फंक्शन को इनलाइन बनाने के लिए जस्ट इनलाइन कीवर्ड आगे लग जाता है। इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ, इसको मैं इनलाइन स्क्वायर कर देता हूँ या सेकंड कर देता हूँ या 6 कर देता हूँ, बस आगे इनलाइन लगा देना, इनलाइन। इसे कंपाइल किया जाए, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। इसे रन करते हैं। देखिए दोस्तों पहले अगर आप टाइम देखते तो शो रहा था 0.96, जबकि अब शो रहा है 0.31।
तो टेक्निकली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया, क्योंकि पहले बार बार फंक्शन कॉल हो रहा था, बार बार फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है।